अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कराची टेस्ट में पाकिस्तान की जीत अब यकीनी दिखाई दे रही है, बल्कि यकीनी ही है, क्योंकि अब भी एक बड़ा हदफ श्रीलंका के सामने मौजूद है। श्रीलंका को इस मैच में फतह के लिए अब भी 264 रन दरकार हैं, जबकि अब उनकी सिर्फ 3 विकेटें बाकी रह गई हैं। पाकिस्तान के टॉप 4 बैट्समैनों ने सेंचुरियां स्कोर की, जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में दूसरा इंसिडेंट है कि पहले 4 बैट्समैनों ने सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान ने सिर्फ 3 विकेट पर 555 रन स्कोर करके श्रीलंका को 476 रन का हदफ दिया था। और जिस वक्त खेल खत्म हुआ, श्रीलंका ने 216 रन स्कोर किए थे और उनके 7 बैट्समैन पवेलियन वापस लौट गए थे एक ऐसी विकेट पे कि जहां बाद में लग रहा था कि बैटिंग आसान हो गई है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, बिलखुसूस नसीम शाह जिस अंदाज से वो गेंदे कर रहे हैं और जिस अंदाज से वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को मनवाते जा रहे हैं, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी के साथ नसीम शाह का जो जोड़ होगा, वो जिस तरह पार्टनरशिप की बात करते हैं, वसीम वकार की एक पार्टनरशिप थी। खैर वहां तक पहुंचने में तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन वहां तक जाना चाहिए। जब वकार यूनुस आपके बॉलिंग कोच हैं और उन्होंने वो दौर देखा हुआ भी है, खुद परफॉर्म भी किया हुआ है, तो फिर इन बॉलर्स को उस तरह डेवलप होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस पूरे साल में टेस्ट क्रिकेट का आप जायजा ले लें तो इतना अच्छा दिन पाकिस्तान ने नहीं देखा जो पिछले 2 दिन देखें। पाकिस्तान डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया, और उसमें मैं फिर कहूंगा आबिद अली का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बाबर आजम तो कंटिन्यू रन स्कोर कर रहे हैं। बाबर आजम अगर पिछले 2 साल में हम देखते हैं तो कोहली, विलियमसन और दीगर जितने भी बैट्समैन हैं उनसे ज्यादा एवरेज है बाबर आजम की। बाबर ने 61.66 की औसत से रन स्कोर किए हुए, जबकि जो दूसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ हैं वो 60 की औसत से रन स्कोर कर रखे। विराट कोहली की 58 की एवरेज है। तो 2 सालों में अगर टेस्ट क्रिकेट में कारकर्दगी का जायजा लें तो बाबर आजम ने बहुत इंप्रूव किया। ये वही बाबर आजम है 2017 तक जिनकी औसत 23 थी, और अब वो पहली मरतबा 40 से ऊपर आ चुके हैं, उनकी औसत 43 हो गई है। तो ये एक ऐसा इंप्रूव बैट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट को मिला है कि जो मुसलसल परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। जो हम बात करते हैं कि तसलसल की कमी, आज भी बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की। अजहर अली की भी फॉर्म वापस आ गई, बहुत ही बुझे बुझे दिखाई दे रहे थे। और अजहर अली की अगर हम पिछले 2 सालों में कारकर्दगी का जायजा लें तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अजहर अली की अगर इस साल की मैं कारकर्दगी का जायजा लेता हूं तो वो 13 की औसत से बैटिंग कर रहे थे और उन्हें कंटिन्यूस चांस मिल रहा था। और फिर आबिद अली और शान मसूद अगर सेंचुरियां स्कोर ना करें तो अजहर अली ने जो बैटिंग की है वो बगैर प्रेशर की है। वो प्रेशर सारा का सारा उन्होंने 278 रन के ओपनिंग स्टैंड में बराबर कर दिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को भी तकवीयत देगी, पाकिस्तान क्रिकेट के टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली को भी तकवीयत देगी और ख़ुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशल्स को भी तकवीयत देगी, वो इस कराची टेस्ट की फतह है। क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई थी। नईम उल हक साहब भी बोलना शुरू हो गए थे, हुकूमती जो सियासतदान हैं, जो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो भी बोलना शुरू हो गए थे कि मिसबाह उल हक को क्या हेड कोच लगा दिया है, क्या चीफ सेलेक्टर लगा दिया है आपने। तो अब वसीम खान को भी तकवीयत मिली होगी, एहसान मानी को भी तकवीयत मिली होगी, और शुक्र अदा करें आबिद अली का, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ बाबर आजम तो रन स्कोर कर ही रहे थे, लेकिन दीगर कोई बैट्समैन टॉप ऑर्डर में खड़ा नहीं हो रहा था। आबिद अली ने बताया कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कैसे होती है, क्योंकि पहली इनिंग में जब पाकिस्तान टीम 191 पर आउट हुई थी, वहां उनके 38 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब 10 रन पे अजहर अली और शान मसूद आउट हो गए थे, जो पार्टनरशिप उनकी बाबर आजम के साथ थी वो 191 तक ले जाने में कामयाब हुई। शाहीन शाह अफरीदी ने 5 विकेटें हासिल की पहली इनिंग में, लेकिन एक चीज पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी तशवीश है। तीसरे दिन जब खेल खत्म हुआ तो ड्रेसिंग रूम में केक काटा गया। केक किस बात का काटा गया कि शाहीन शाह अफरीदी ने 5 आउट किए और दोनों ओपनर्स ने सेंचुरियां स्कोर की और उन तीनों ने केक काटा। अगर सेलिब्रेशन जीत के बाद हो तो उसका मजा कुछ और ही होता है। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में टीम इनिंग से आ रही है, हमारा खिलाड़ी यासिर शाह अगर जो है वो जो अब तक फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं, वो अगर 4 आउट कर रहे हैं 250 रन देने के बाद तो भी ऐसे मुक्के दिखा रहे हैं जैसे पाकिस्तान मैच जीत गया हो। या हमारा कोई बैट्समैन अगर सेंचुरी स्कोर कर लेता था तो उसका जश्न ऐसा होता था टीम इनिंग से हार रही है, हम जश्न मना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा न खास्ता इस मैच में आज कोलैप्स हो जाता तो जो कल जो आप केक काट के तस्वीरें भी मीडिया में दे रहे हैं, चलो आपने अंदर ड्रेसिंग रूम में केक काट लिया तो समझ में आता है, वो केक काटने की तस्वीर भी मीडिया में दे रहे हैं। और ये मैच अल्लाह ना करे पाकिस्तान लूज कर जाता तो वो केक काटना कितना क्रिटिसाइज होता। तो ये टीम मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज का जायजा लेना चाहिए कि सेलिब्रेशन जीत के बाद होती है। ये कौम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की भी बहुत रिस्पेक्ट करती है, लेकिन पाकिस्तान की जीत पे किसी चीज कोई सौदेबाजी नहीं होती। जो स्टार लगा हुआ है
वो उसका मकसद पाकिस्तान को जिताना है, आपकी कारकर्दगी से ही जीतेगा, लेकिन आपकी कारकर्दगी का कोई फायदा नहीं कि अगर पाकिस्तान टीम मैच ना जीते। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। बात करेंगे कराची टेस्ट पर, दीगर इशूज़ पर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर गुलाम अली साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, और ये भी जुड़े हुए दिखाई देते हैं खेल के साथ, जफर इकबाल साहब। थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस टेस्ट मैच में अगर हम कमांडिंग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, तो उस खिलाड़ी को सहरा सबसे ज्यादा जाएगा कि जिसको हम खिलाने को तैयार ही नहीं थे, जो सिर्फ पानी पिलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी गया था, जो पानी पिलाता वही दिखाई दे रहा था, लेकिन शायद अब कहीं ना कहीं वो बहुत सारे लोगों की आंखों से पानी निकालने में कामयाब हो गया। आबिद अली यकीनन काफ़ी उसके लिए बात होती रही है, और ना सिर्फ आबिद अली के लिए बल्कि हर वो परफॉर्मर जो डोमेस्टिक में अच्छी कारकर्दगी दिखाता रहा है और अपनी टीम के लिए वो एक वैल्यूबल प्लेयर रहा है डोमेस्टिक में, उस हर प्लेयर के लिए मीडिया ने आवाज़ उठाई। लेकिन माजी में हम देखते रहे कि चाहे ये सिलेक्शन कमेटी हो चाहे साबका सिलेक्शन कमेटी हो, काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट रहती है ऐसे लोगों को सिलेक्ट करने में। लेकिन अब हम देख रहे हैं इसमें से आबिद अली को मौका दिया गया, फवाद आलम की सिलेक्शन हुई, हालांकि उनको मौका नहीं दिया गया। तो एक ऐसा लग रहा है कि अब वो सोच थोड़ी सी शायद फिल वक्त चेंज नजर आ रही है, मजबूरन या फिलवा, क्योंकि आपसे परफॉर्म हो नहीं रहा था, आप जैसे लोग इतना दबाव डाल रहे थे, तो उसी का नतीजा दिखाई दिया आबिद अली का। जब आप मुसलसल शिकस्त खा रहे हो ना, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है, फिर आप जाहिर सी बात है उस ज़्यादा जो प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड हो जाता है उससे आप अवे होने की कोशिश करते हैं, जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि चलो ये प्रेशर तो रिलीज करो कि इन लोगों को सिलेक्ट कर लो। तो अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए, और इस टेस्ट मैच के हवाले से यही बात करूँगा कि पॉजिटिव काफ़ी हैं इस टेस्ट मैच में अगर हम देखें, क्योंकि आपने नंबर गालिबन 6 की टीम को, आप नंबर 8 पे नंबर 6 की टीम को दोनों टेस्ट मैच में देखा जाए तो आप कमांडिंग पोजीशन में रहे। ऑल्दो कि आपकी बारी पहले टेस्ट मैच में आखिरी दिन आई थी, लेकिन जिस तरह आपकी बैट्समैन ने वहाँ बैटिंग की और इस टेस्ट मैच में जिस तरह बैटिंग में और फिर बॉलिंग की जो इम्प्रूवमेंट देखी कि बड़ी ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी शो की बॉलर्स ने, कि एक चैनल बॉलिंग की, डिसिप्लिन बॉलिंग की, और जहां गेंद को पिच करना था ज़्यादातर उस एरिया को हिट किया। थोड़ी सी सिलेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे मैं समझता हूं कि इस पिच पे जो कंडीशन थी, जितना मैंने इमरान खान को देखा हुआ है और वो टीम का पार्ट है, तो शाहीन शाह कह रहा हूँ, वो नसीम शाह की जगह मैं समझता हूँ इमरान खान अगर होते तो और ज्यादा आपका लीथल बॉलिंग होता, क्योंकि उनको सीम और स्विंग पे उनका कमांड है, एक्सपीरियंस है, कंडीशन उनके लिए सूटेबल थी जिस तरह अब्बास के लिए सूटेबल थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आपको नो डाउट कि यंग फास्ट बॉलर सेंसेशन होता है, एक्साइटमेंट होती है उसमें, लेकिन साथ साथ आपको देखना है कि आपके पास जो प्लेयर मौजूद है मैच पे वो कंडीशन वाइज कौन से ज्यादा बेहतर है, कौन से पहली इनिंग के लिहाज से बात कर रहे हैं, दूसरी इनिंग की कंडीशन तो दोनों इनिंग में अगर देखें पेस चाहिए था आपको, अब ग्रास उस तरीके से नहीं रही थी जो पहली इनिंग में पहले 2 दिन थी। नहीं, अगर देखें यहाँ पे जो डिसिप्लिन बॉलिंग जो भी करेगा, पिच को जो रीड किया श्रीलंका ने, वो मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा रीड नहीं किया। वहाँ पे परेरा की जरूरत नहीं थी, वहाँ एक फास्ट बॉलर बनता था। पाकिस्तान बॉलर ने अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेला, ठीक है ना। और जहाँ तक आप पेस की बात करें, इस पिच पे पेस से ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत थी कि आप कितने एक्यूरेट हैं, तो यहाँ पे वो आपको हेल्प कर गई। आज नसीम शाह की जितनी तारीफें हो रही थी कि जितनी एक्यूरेट उन्होंने बॉलिंग की है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाई दिया। मैं आता हूँ अभी ज़रा बॉलर्स की तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले मैं आबिद अली की बात करूँगा, क्योंकि एक आबिद अली ने क्या फ़र्क डाला पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। बहुत ज़बरदस्त मुस्कुराने का मौका फराहम किया हम लोगों को। पिछले 3-4 महीने से हम लोग अंदर कुड़ रहे थे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे, इनकी सिलेक्शन पे। इस लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत खुशी हुई, पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म करना शुरू किया। भले वो 6 और 8 नंबर की टीमों का मुकाबला था, जो कि मध्य मुकाबले हैं एक दूसरे के बराबर ही है, बल्कि हमें थोड़ा सा एडवांटेज है होम का, अपनी कंडीशन बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ तक हम बात करेंगे श्रीलंका की या सेकंड टेस्ट की, क्योंकि पहला टेस्ट तो बारिश की नज़र हो गया, दूसरे टेस्ट में भी 2 दिन उन्होंने डोमिनेट किया। अगर आप देखें तो पाकिस्तान टीम जो कमबैक किया है वो आपके ओपनर्स की वजह से किया है, जिसमें से एक आबिद अली है।
278 शान मसूद आबिद अली। आबिद अली और शान मसूद, मुझे इतनी खुशी हुई कि दोनों डोमेस्टिक के सितारे दोनों पाकिस्तान टीम में गए, दोनों परफॉर्म कर रहे हैं और आपको फ्यूचर में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को उस किस्म की एक होप आई है कि पाकिस्तान को उस किस्म की ओपनिंग जोड़ी मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं जो कि आगे परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके अलावा बॉलिंग साइड पे आए तो बॉलिंग भी हमारी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड लगी। ये थोड़ी सी बैटिंग की पहले बात करेंगे क्योंकि हम बैटिंग डिपार्टमेंट, बॉलिंग और बैटिंग, अब तो पहले हम कहते थे हमारी बैटिंग नहीं है बॉलिंग है, अब तो हम दोनों डिपार्टमेंट में, स्पिन हमारा चल के नहीं दे रहा है, स्पिनर हमें दिखा नहीं रहा। मैं अभी बॉलिंग की जानिब तो आता हूँ, मैं पहले बैटिंग की बात कर रहा हूँ। ये जो 4 सेंचुरियाँ स्कोर हुई टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में, ये दूसरा मौका है। इससे पहले इंडिया के तेंदुलकर थे, उसमें दिनेश कार्तिक थे, वसीम जाफर थे, उनके 4 बैट्समैनों ने टॉप ऑर्डर ने सेंचुरियां स्कोर की थी। राहुल द्रविड़ थे पहले 4 ने, मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ 2001 में। ये सेकंड इंसिडेंट हुआ। इन 4 सेंचुरियों को रेट कहाँ करेंगे आप? इन 4 सेंचुरियों को रेट करेंगे तो आपके दोनों ओपनर बेहतरीन खेले, इसमें कोई शक। मेन वो है बाबर आजम ऑलवेज परफॉर्म कर रहा है माशाल्लाह, और आपको नजर आ रहा है कि फ्यूचर आपका जो है वो बाबर आजम है, लोग उसको आइडियलाइज करेंगे फ्यूचर में। अजहर अली की सेंचुरी की जहां तक बात करी, जैसे गुलाम भाई ने बात की है, बिल्कुल सही बात की है कि उसकी बैटिंग में अभी भी वो चीज नजर नहीं आ रही जो आज से 2-3 साल पहले उसकी परफॉर्मेंस करने में उसकी मदद करती थी। अभी भी अगर आप देखें तो उनका जिस तरह का खेलने का स्टाइल है, उनका बल्ला उनकी बॉडी से दूर जा रहा है। एक तो पिच इस किस्म की थी जिसकी वजह से वो बच गए, नहीं तो मैं नहीं समझता कि उनकी सेंचुरी में कोई ऐसी कोई खूबसूरती थी जिसको देखने के बाद आप कहें कि वाकई यार ये भी वापस अपनी फॉर्म में आ गया। लेकिन अजहर अली की सेंचुरी ने कहीं ना कहीं मिसबा की भी सांसें लौटा दी होंगी। अजहर अली की अपनी सांसें बहुत सारे लोगों की सांसें, क्योंकि मैं एक स्टैट्स देख रहा था, अजहर ने दिसंबर 2018 से 13 इनिंग्स में 12.46 की औसत से 162 रन बना रखे थे। यानी इतने नाकाम थे। अगर इतनी नाकामी जो है वो सरफराज के साथ हो जाती, उनकी इतनी तो नहीं हुई थी, तो फिर सरफराज को तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में भी नहीं रहने देती। लोग बड़े मजे से कहते हैं, लेकिन हम क्योंकि क्रिकेट के हवाले से देखते हैं तो आप देखें कि उसकी बेसिकली थोड़ी सी कैंची बन रही है, कैंची बन रही है, उसकी अपर बॉडी स्टिफ रह रही है और वो अपनी बॉडी से दूर खेलने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में यही हो रहा था, बॉडी से दूर खेल रहा था, आउट हो रहा था, क्योंकि हमारी पिचेज एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया बेहतर है बैटिंग के लिए, इस वजह से वो मैनेज कर गया। लेकिन अभी भी उसकी कोई फॉर्म नहीं है, ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही, उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कि 2017 में रिटायरमेंट ली थी यूनुस खान और मिसबाउल हक ने। उसके बाद से अजहर अली की जो औसत है, जो 40s के अंदर हुआ करती थी, वो 24-25 के ऊपर आ गई, उनसे परफॉर्म ही नहीं हुआ। तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि अगर उनके इर्द गिर्द जो है वो ज़रा सॉलिड किस्म के प्लेयर्स हों तो फिर वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं। ऐसा अजहर से लगा, क्योंकि उन दोनों के जाने के बाद अजहर से परफॉर्म नहीं हुआ, जब कह रहे थे कि मिसबाह और यूनुस की जगह असद शफीक और अजहर ही लेंगे। देखिए, बहुत सारे जो प्लेयर हैं ना, उनकी एक अपनी खासियत होती है बैटिंग की, लेकिन जो ग्रेट प्लेयर को जो एडवांटेज होता है ना, उसका बैलेंस होता है कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपकी बैलेंस आउट होता है थोड़ा सा। जितना जो ग्रेट प्लेयर होता है फौरन अपने बैलेंस को कंट्रोल में लेकर के आता है। तो अजहर अली की जो जैसे कि डिस्क्राइब किया इसने कि अभी थोड़ा सा जा रहा है हाथ बॉडी से और ऑफ बैलेंस हो रहा है, मुझे लग रहा है ऑफ बैलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर उनको यहाँ पे किसी ने ये गाइडलाइन दी होती है कि अपना बैलेंस थोड़ा सा करो, कंट्रोल में लाओ। हाँ, बैलेंस आप करते हैं ना तो आपकी हर चीज थोड़ी सी कंट्रोल होती है। बाबर आजम की बैटिंग की अगर हम खूबसूरती की बात करें, दूर से खेलते या आबिद अली खेलते हैं, तो ये बड़े बैलेंस होते हैं। या दुनिया में जो भी जैसे उनका बैलेंस बहुत अच्छा होता है, वो अपनी बॉडी उनकी कंट्रोल में होती है। तो थोड़ा सा एक टेक्निकली चीजें हैं जो टाइम टू टाइम अगर आपको पता चल जाए और आपको समझ में आ जाए वो चीजें, जैसे आपने सुना होगा कि ज़हीर अब्बास ने अजहरुद्दीन की ग्रिप ठीक करा दी तो रन बनाना शुरू हो गया, या फलां ने फलां को थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दी। तो होती छोटी छोटी चीजें, लेकिन टाइमली आपको कोई समझाने वाला हो या आपकी समझ में खुद आ जाए तो आप उस फेज से फौरन बाहर आ जाते हैं। आपको 12-13 इनिंगें नहीं लगती हैं। तो बहुत कम ऐसे प्लेयर होते हैं जो जावेद मियांदाद होते हैं, बहुत कम ऐसे प्लेयर होते हैं जो सचिन तेंदुलकर होते हैं, विराट कोहली। एवरेज प्लेयर में और ग्रेट प्लेयर में जो फर्क होता है कि वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेता है, बहुत जल्दी समझ जाता है अपनी चीजों को, मुझे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। दूसरी बात यह है कि नसीम, टेस्ट क्रिकेट हमारी जो है ना बड़े वक्फे से हो रही है। अगर इतना गैप नहीं होता तो अजहर अली और प्रेशर में होते। अगर ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू होती ना
कि आप एक सीरीज जैसे इंडिया खेलती है सीरीज पे सीरीज, अगर आप ऐसे आउट फॉर्म होते तो अजहर अली टीम से बाहर हो चुके होते। लेकिन चूंकि आपको बीच में सारा सुनाया, आपको याद क्या आता है, अजहर अली की ट्रिपल सेंचुरी पिंक बॉल से, अजहर अली की डबल सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी बड़ी इनिंग्स उनकी हाईलाइट होती हैं, आपको ये चीजें छुप जा रही हैं, ठीक है ना। अगर रेगुलर क्रिकेट हो ना तो फिर ज्यादा प्रेशर आएगा, अब टेस्ट का गैप बहुत ज्यादा है। जफर साहब, एक और भी चीज़ मिसिंग दिखाई देती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, एटलीस्ट यूनुस खान के जाने के बाद, वो जो एक खिलाड़ियों को कैरी करने वाली शख्सियत होती है, वो जो एक खिलाड़ियों को एतमाद देने वाली शख्सियत होती है, वो जो खिलाड़ियों को गलतियां बताने, जैसे जावेद मियादाद साहब, इमरान खान, वसीम अकरम, जब जूनियर आते थे तो इनको देखने के बाद ऑटोमेटिकली इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती थी, वो मर्ज हो जाते थे, ग्रूम हो जाते थे और बहुत तेज़ी से ग्रूम हो जाते थे। अब शायद हम ऐसी शख्सियत को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत मिस कर रहे हैं, वो फैक्टर हम मिस कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है। हम अजहर अली की तरफ इसीलिए देख रहे थे कि अजहर अली वो रोल प्ले करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अजहर अली अभी अपने ही सिनेरियो से नहीं निकल पा रहा है, अपनी ही परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, उसको वो रोल समझ में ही नहीं आ रहा। और तो ये रोल मिसबाह उल हक और वकार यूनुस क्या कैपेबल हैं ये रोल प्ले करने के? देखिए, ग्राउंड के बाहर तो एक अलग चीज है, लेकिन ग्राउंड के अंदर अब इस रोल को जो है ना वो बाबर आजम को लेना पड़ेगा। बाबर आजम आपको ऐसी शख्सियत लगते हैं कि अपना खेलना एक अलग चीज है, खिलाना? यहाँ पे डेवलपमेंट आ गई, डेवलपमेंट जो है वो मिसबाह और वकार के हाथ में है। अगर वो इतने कैपेबल हैं डेवलप करने की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखिए हम सब में कैपेबिलिटी तो होती है, अब हम उसको यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते ये हमारी अपनी। लेकिन ये बात कैसे कह रहे हैं आपके सब में होती है ये कैपेबिलिटी? मैं समझता हूं कि जिसने डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल, देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जिसमें आप हर सिनेरियो में क्रिकेट खेलते हैं, जहां पे आप 70 या 80 रन पे आपकी टीम भी आउट होती है और आप कम बैक करते हैं। आप वहां पे उन पिचेस पे भी खेलते हैं जिन पे इंटरनेशनल क्रिकेट में वो पिचेस अवेलेबल नहीं होती, तो आप तमाम सिनेरियो से गुजरे हुए होते हैं। और इसीलिए जो गुलाम भाई ने बात की, इस टेस्ट मैच ने साबित कर दिया है कि आपको अपनी डोमेस्टिक को वेटेज देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका डोमेस्टिक से आया हुआ प्लेयर और उसका फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, वो चांसेस ज्यादा हैं कि वो पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करेगा। लेकिन इस साल में जिस तरीके की डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है वहां तो ये आप तय ही नहीं कर सकते कि फॉर्म किसकी अच्छी है किसकी बुरी है, क्योंकि 30 से कम मैचों में 80 के करीब सेंचुरियां स्कोर हो गई। लेकिन देखिए ना, फवाद आलम को आप लेके आए, 4 सेंचुरियां करके फवाद आलम को आपको खिलाना चाहिए था, लेकिन आपके अंदर फियर है, आपके अंदर खौफ है कि ये लड़का परफॉर्म कर देगा, फॉर्म में है। ये जो चीजें हैं ना, ये मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक हैं, इस क्रिकेट के लिए बड़ी। वो जो हम खेलने और खिलाने वाली बात कर रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम ठीक है कराची टेस्ट जीत लेगी, लेकिन इस चीज़ की एक कमी दिखाई दे रही है। जावेद मियादाद साहब ऐसे प्लेयर थे जो खेलते भी थे और खिलाते भी थे। ज़हीर अब्बास साहब बहुत ग्रेट बैट्समैन, बहुत ही स्टाइलिश बैट्समैन, लेकिन खिलाने का हुनर नहीं जानते थे कि सामने वाले को कैसे खिलाना है। जो मैंने लोगों से सुना, जावेद ये जानते थे, या उसके बाद कई ऐसे प्लेयर्स आए कि जिन्हें ये बताना आता था कि तुमने कैसे खेलना है। यूसुफ ने खेला, यूनुस ने खेला, इंजमाम ने खेला, ऐसे बैट्समैन थे कि जो सामने वाले को भी बताते रहते थे। इस चीज़ की कमी क्या आप महसूस कर रहे हैं टीम में? काफ़ी अरसे से ये कमी तो काफ़ी अरसे से मैं समझता हूँ कि यूनुस खान के जाने के बाद से अगर देखें तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है, चाहे ऐसे शफीक हो, चाहे वो अजहर अली हो, ये अपनी प्लेस के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जब तक आप उस लेवल पर नहीं आते कि आपका कंपटीशन वर्ल्ड के टॉप प्लेयर में होना शुरू हो जाए, टीम में जगह की कंपटीशन ना हो, आपका शुमार दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयरों में कंटिन्यूसली चले, जो टॉप 2, 3, 4 बैट्समैन है, आप जो 10 की रैंकिंग है, 10 में से अगर आप 5 के अंदर आ जाते हैं तो फिर आप उस पोजीशन में आते हैं कि आप गाइडलाइन दे सकेंगे। आपको पता है मैं तो वर्ल्ड बीटर हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस लेवल के प्लेयर तो नहीं है। दूसरी बात यह कि नसीम, जो कंडीशन हमने यहाँ देखी, जो पिचेस तैयार की गई, मेरा सवाल शायद देखने वालों से भी, आपसे भी होगा, जफर से भी होगा, कि हम अपनी क्रिकेट को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमारा जो टैलेंट है, हम डिमांड करते हैं अपने टैलेंट से कि हमारा टैलेंट टॉप टीमों में आए, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है, रैंकिंग में आए, 4 टॉप टीमों में आए। मेरी मतलब है, जो ख्वाहिश होती है कि जो हमारा मुल्क में टैलेंट है क्रिकेट का, ये टैलेंट वहां तक जा सकता है।
लेकिन अगर मैं ये कंडीशन, हमारी जो होम कंडीशन है, क्या मैं यहाँ पे इंग्लैंड की टीम को, अगर आज की मौजूदा टीम है, आपकी ऑस्ट्रेलिया की जो मौजूदा टीम है, इंडिया की जो मौजूदा टीम है, साउथ अफ्रीका की जो मौजूदा टीम है, क्या उनको ला के हम, या न्यूजीलैंड की जो मौजूदा टीम, इस कंडीशन में तो नहीं इस कंडीशन में हम जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते, ठीक है ना। इसका मतलब है हमारी खास लिमिटेशन है प्लेयर्स की, ठीक है ना। उस लिमिटेशन को आप पिच बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह ग्रीन पिचेस थी, आप उनकी ग्रीन थी, जान थी, आज भी बॉल कैरी कर रहा था। मतलब जहां पे आपको, जहां वर्ल्ड क्लास आपके पास बैट्समैन और बॉलर आएंगे, जो टॉप टीमें आएंगी, तो क्या आप केपेबल हैं उनको यहाँ पे अपनी होम कंडीशन में हराने की, इस कंडीशन में, या आपको दूसरी कंडीशन में जाना पड़ेगा? आप कहाँ डिपेंड करेंगे फिर? स्पिनर्स पे। हाँ, तो आप तो आपके स्पिनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपकी होम सीरीज अब शुरू हो गई और टीमें आएंगी, फिर आपको सोचना है कि उनको गिराने के लिए कौन सी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, या आप वहां जाएंगे तो आपके प्लेयर क्या उस लेवल पे तैयार हो, क्योंकि ये टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, ठीक है ना, ये सीरीज नहीं है। एक एक मैच इंपॉर्टेंट है, एक मैच इंपॉर्टेंट है, तो हमने उस तरह से तैयारी की नहीं कि हम वर्ल्ड बीटर बने। अभी भी जैसे मैंने जिन टीमों का जिक्र किया है, तो उन टीमों को अगर देखें तो इस कंडीशन में उनको लाएंगे तो आपकी टीम का वही असर होगा जो अभी ऑस्ट्रेलिया में आप हासिल करवा के आए अपना। लेकिन क्या अगर इस तरह की कंडीशंस फ्यूचर में हमें मदद नहीं दे सकती इंग्लैंड में जाके खेलने में, ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलने में? मैं एक बात कह रहा हूं कि पोटेंशियल जो है इनका, जो इनकी कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्वालिटी बॉलिंग के सामने कैसे आउट करना है, या क्वालिटी बॉलिंग को खेलना कैसे, ठीक है ना। वो तो हम हर जगह फंस जाते हैं फिर। वो तो जब इमारात में आते हैं तो भी हमें 5-0 मार के चले जाते हैं जब क्वालिटी आती है। हम अगर यहाँ पे अपने लेवल की टीमों को हराते हैं, अच्छा खेलते हैं, नो डाउट पॉजिटिव साइन है, लेकिन हमें ये तय करना है हमारा टारगेट क्या है, हमारे गोल्स क्या है, हमारा एम क्या है, हमने जाना कहाँ है। तो उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नो डाउट कि हम अपनी सारी गलतियों को पीछे भुला देते हैं, एक मैच अच्छा खेलते हैं तो पिछली सारी गलतियां धुल जाती हैं। जैसे कि हमने शुरू में कहा कि पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है इस मैच में, तो अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं या हमने इसी लेवल पर रहना है। ये मैनेजमेंट का से जो मैं सवाल करना चाह रहा था ना, कि वो सवाल है कि अपने आप को हम इस तरह ना लेके चले कि बच जाएं किसी तरीके से, दुआएं करें या प्रेशर रिलीज करें कि वो काम करें। आप खुल के काम करें, आप पूरे साल यहाँ मौजूद होते हैं, आपको एडवांटेज ये है कि आप पाकिस्तान के कोच हैं, आप कोई फॉरेनर कोच नहीं कि आपको घर जाना पड़ेगा, हो सकता है वकालत में उसको जाना पड़े, लेकिन मिसबाह मैं यहाँ सेटल हो जाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है ये कि पूरे साल यहाँ रह करके पूल ऑफ प्लेयर्स लें, उन पे हाई स्किल्ड काम करें। आपका एनसीए मौजूद है, कराची में भी मौजूद है, आपका यहाँ भी, और आपको कंडीशन आपको मिल सकती है, एबटाबाद जाके आप कर सकते हो काम। तो मुख्तलिफ कंडीशन में आपके पिचेज हैं, आप इन पे काम करें, इनको उस लेवल पे तैयार करें कि आपको ये फख्र हो कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया को हम टफ टाइम देंगे, हो सकता है हम सीरीज जीत जाएं, ठीक है, जो हम जीतते नहीं है वहाँ पे। या हम इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड की कंडीशन में जो अब इंग्लैंड की टीम है, कैसी भी कंडीशन हम उनको हराने की सलाहियत रखते हैं। तो मेरा ख्याल है जब लोगों की प्रिपरेशन होनी, लोगों को तस्कीन जब ही मिलेगी। बिल्कुल, लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो तस्कीन मिली कि जिस तरीके से टॉप 4 बैट्समैनों ने सेंचुरी स्कोर की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 80 रन के डेफिसिट में जाने के बाद वापस आई और कमबैक करने के बाद अब जीत के करीब है। कल सिर्फ पाकिस्तान को 3 विकेटें दरकार है फतह के लिए, वो पहले घंटे में भी हासिल हो सकती हैं। टाइम बहुत है, एक दिन का वक्त है, तो फिर ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची जहां पाकिस्तान के लिए बड़ा लकी स्टेडियम है, एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट को कमबैक कराने में, टेस्ट क्रिकेट में कराची शहर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। कराची के शहरियों के बारे में, बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में लोग मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं, वो तो आप भी सुनते रहते होंगे कि सरफराज T20 के नंबर 1 टीम बना के रखा, कैप्टन थे, उनको क्यों हटा दिया, फवाद आलम परफॉर्म कर रहे हैं, वो टीम में क्यों नहीं आ रहे, ये सवाल आते हैं। लेकिन ये कराची शहर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत लकी रहा है। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करते हैं कुछ बॉलिंग पे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 264 रन दरकार हैं श्रीलंका को फतह के लिए, पाकिस्तान को सिर्फ 3 विकेटें दरकार हैं। और जिस तरीके की पिच खेल रही है, और अब अगर फर्नांडो जिन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की क्रीज पर मौजूद है, तो दूसरे एंड पे तो फिर टेल एंडर्स ही रह गए कि जिनको आउट करना इतना दुश्वार नहीं होगा पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए। मच नीडेड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन एट द सेम टाइम किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो, ना कोई जो है वो परवाज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद कर लें, क्योंकि हम इतना हार के आ रहे हैं कि एक जीत के बाद जो है वो एकदम से जश्न ना मनाए जाए। मैं भी एक बात कर रहा था कि कल जो के
केक काटा गया था, शाहीन शाह अफरीदी ने 5 आउट किए तो इस बात पर केक आया था, दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी स्कोर की तो केक आया था। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, हमारा खिलाड़ी पिट पिट के थक गया, उसने आउट किया तो पागल हो गया, फिर भी वो जश्न मना रहा है। टीम इनिंग से हार रही है, सेंचुरी स्कोर करने के बाद जो है वो बैट उठा उठा के जो है वो दिखाया जा रहा है। तो इस चीज को चेंज करने की क्या जरूरत है कि पहले मैच तो जीत लो, जो ग्रीन सितारा तुमने सजाया हुआ है, तुम्हारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अपनी जगह, जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। नसीम, आप इस ब्रेक से पहले कुछ बात कर रहे थे कराची के हवाले से, कराची की खुशगवार यादों के हवाले से। मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ कि कराची के ग्राउंड की एक हिस्ट्री है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे एकदम अचानक से याद आ गया कि अभी बड़ा शोर गुल मचा हुआ था कि कराची से अंडर 19 प्लेयर सेलेक्ट नहीं हो रहा, कोई भी एक प्लेयर नहीं है। तो ठीक है, जो जस्टिफिकेशन दी गई ठीक है, लेकिन इस पे पीसीबी को जरूर जो है रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च का वर्ड यूज करूंगा कि क्या वजह है कि कराची की टीम चैंपियन क्यों बन जाती है डोमेस्टिक क्रिकेट में। रीजनल जो चैंपियनशिप होती है, ऐसे क्या वजह, कोई ऐसा प्लेयर इस काबिल नहीं है पाकिस्तान टीम में जाने के, लेकिन वो चैंपियन क्यों बन रही है, क्या वजूहत हैं? क्या कोई गैबी मदद आ रही है इनको, क्या हो रहा है? तो 22 जो है ये खत्म करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में जो चीजें सराहियत कर रही है ना, ये देखें, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, मैं किसी भी शहर से ताल्लुक रखता हूँ। जो लड़का जिस काबिल है, जहाँ के लड़के जिस काबिल हैं, चाहे वो किसी भी सूबे का हो, किसी भी शहर का हो, इग्नोर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी बीच में काफी शोरगुल मचा हुआ था नीचे से लेके ऊपर लेवल तक, ठीक है ना। इसी तरह हमारे जमाने में कादिम ट्रॉफी के चैंपियन होते थे, ये भी जफर खेलते थे, लेकिन पाकिस्तान टीम में वो लड़के नहीं होते थे, ठीक है ना। तो अब इन चीजों मैं तो पहले ही कह रहा था कि कराची के नेशनल स्टेडियम ने बहुत सारी यादें जरूर दी हुई हैं, लेकिन कराची के प्लेयर्स की यादें इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो इन चीजों को बाला ताक रखकर बड़े दिल से काम करना पड़ेगा, बिना किसी डर, किसी खौफ के, किसी लाइकिंग डिसलाइकिंग के। जिस तरह आबिद अली हमारे लाहौर शहर का लड़का है, खेला इस्लामाबाद से, कोई सपोर्ट नहीं थी, ना बोले हैं, ठीक है ना। इसी तरह माजी में हारिस शुएल के लिए बहुत बात की गई। तीन लड़का जो डोमेस्टिक में रन करता था वो कराची का तो नहीं था। कहने का मकसद ये कि हम इस बात से डरते रहे कि हमारा ताल्लुक कराची से, तो हम कोई आवाज ना उठाएं, ये भी एक तरह की गलत बात होगी और ये नाइंसाफी में मबनी होगी। तो जो जहां का लड़का है आप वहां के लिए आवाज उठाएं, जिस शहर की परफॉर्मेंस है उसके लिए जरूर प्रेस करें उनको। पाकिस्तान टीम में उनकी जगह बनती है, बिल्कुल करें। फवाद आलम के लिए बहुत शोर हुआ, उसके साथ नाइंसाफी हुई, आप खिलाते, जस्टिफाई करता नहीं करता, बाहर करते। अब आते हैं आपके अगले सवाल की तरफ कि सेलिब्रेशन जो है, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि काफी अर्सा हो गया टेस्ट मैच में 5 किसी फास्ट बॉलर ने रिसेंटली कोई आउट किया हो। साउथ अफ्रीका में भी आप खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी खेले हैं, जहाँ कहते हैं फास्ट बॉलर को वहाँ ज्यादा मददगार होती है। तो जो खुशियां हैं जब रूठ जाती है ना, तो छोटी छोटी खुशियां जो है मनाने से ना एक मोटिवेशन। खुदा न खास्ता आप हार रहे थे, हारते आ रहे थे, अगर ऐसे में जो है वो अल्लाह ना करे आज कोलैप्स हो जाता सुबह में और उनको कोई 300 रन का 350 रन का 400 रन का 350 का हदफ देते। क्रिकेट में सब कुछ होता है, आपने हर चीज देखी है। डरना नहीं चाहिए, सेलिब्रेशन करते हुए डरना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन सेलिब्रेशन, आप उस सेलिब्रेशन के भी हक में फिर के टीम इनिंग से हार रही है और खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं। हाँ नहीं, वो गलत है। अगर केक काटा है आपने 5 आउट करने पे, तो वो केक के मीडिया में देना जरूरी है, या अगर केक मैच जीतने के बाद काटा जाए उसका कितना मजा है? नहीं, मेरे राय में अगर लोगों को शामिल किया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि भाई नसीम हमारे फास्ट बॉलर शाहीन शाह ने 5 आउट किए, तो यकीनन आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया से जो एक हाइप क्रिएट होती है किसी भी चीज की, मुझे जो लगता है सोशल मीडिया पे ही क्रिटिसाइज देखा है। हाँ नहीं, वहां पर तो तारीफ भी होती है, बुराई भी होती है। मैंने बहुत क्रिटिसाइज देखा, इस चीज पर भी देखा कि हमारे खिलाड़ी जो है वो जश्न मना रहे होते हैं, टीम इनिंग से हार रही है, और मैंने इस चीज पे भी क्रिटिसाइज देखा लोगों का। जब भी मैं इस बात को डिस्कस भी किया कि आप क्या कहेंगे, वैसे सही है ये? नसीम, बहुत सिंपल सी चीज है, जब आप ये तमाम परफॉर्मेंसेस रेगुलर बेसिस पे होती हैं तो फिर कोई सेलिब्रेशन नहीं होती, क्योंकि वो एक आपकी हैबिट बन चुकी होती है। जब आप 6-6 महीने में एक दफा 5 आउट करेंगे तो कोच ने भी कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाना है। सोशल मीडिया ही के थ्रू भले दिखा रहे हैं कि भाई मेरा कोई काम तो देखो कैसा मैं लेके आया हूँ। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इनमें प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। इनको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा प्रोफेशनल की तरह। प्रोफेशनल, आप इस बात का पैसा ले रहे हैं, आप इस कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जब परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो ये कौम आपको बैक कर रही है। यार कौम को सेलिब्रेट करने दो, आप केक काट रहे हो,
कौम आप पे क्रिटिसाइज करके थक गई है। अभी एक मौका मिला पाकिस्तानी कौम को सेलिब्रेट करने दो। ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है, यहाँ पे मैं का कल्चर है, हम वाला कल्चर खत्म हो गया। यहाँ पे हर आदमी इसलिए काम करना चाह रहा है कि वो जस्टिफाई करना चाह रहा है कि मैंने ये कर दिया। मैं सही हूँ, देखिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, और जब कहीं कोई गलत हो जाता है तो कहते हैं कि तुमने गलत कर दिया। यार क्या बात अभी एक और पॉइंट रेस किया था गुलाम अली साहब ने अंडर 19 का, कि कराची फिर चैंपियन बन गई। पहले भी चैंपियन थी, जब खिलाड़ी बाहर हो रहे थे, कोई भी नहीं था, तो आप फिर चैंपियन बन गई। चैंपियन बनने का ये नुकसान तो नहीं है कि खिलाड़ी नहीं लेना? मैं इससे पहले भी आपको 10 दफा बता चुका हूँ कि यहाँ कराची का एक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से लोग जब जाते हैं और उनको अहम जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो पता नहीं क्यों उनका माइंड या तो उलट जाता है या फिर वो वहां जाके ऐसा गोद में बैठते हैं कि उनको इस साइड वाली आंख से कुछ नजर ही नहीं आता। नौकरी भी तो करनी है। तो नौकरी तो सबने करनी है, वो भी तो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि आपने मैं कहता हूँ वेटेज दें आप परफॉर्मर को। दुनिया में क्या होता है, जो बेस्ट टॉप परफॉर्मर होते हैं वो टीम में ऑटोमेटिकली आए हुए होते हैं, उनका एक टाइम चल रहा होता है, उनकी फॉर्म लगी हुई होती है। हमारे यहाँ क्या होता है, अभी आपने फवाद आलम की मिसाल ले लें, फवाद आलम की फॉर्म लगी हुई है। फवाद आलम सीनियर प्लेयर है, आप जब उसको टीम में लेके आए हैं तो आप क्या समझते हैं उसको बाहर बिठाना चाहिए? उसको आप टीम में ही ना लाए ना। फिर सीनियर प्लेयर जो 8 साल बाद कमबैक कर रहा है उसको आप ड्रेसिंग रूम का माहौल दिखाने के लिए लाए। वो भूल गया था ना, आप माहौल खराब कर रहे हैं 10 साल से ड्रेसिंग रूम भूला। का। यार तुमने 10 साल पहले आए थे, अब जरा देखो कैसा होता है। दोबारा देखो, पहले तुमने जिसको देखा था वो दूसरा आदमी था, अब मिसबा और वकार बैठे हैं। तो उसने कहा भाई मेरे को तो अभी तक। हालांकि मुझे फवाद की 165 रन की इनिंग श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में जो खेली थी, बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी अपने डेब्यू पे। यूनुस खान ने जो खिलाया था, हम खिलाने की भी बात करते हैं तो यूनुस साथ साथ खड़े हुए खिलाने में मैंने वो रोल देखा था, मैं उस ग्राउंड में बैठा हुआ था और बड़ा ज़बरदस्त रोल था। यासिर शाह हमारा चैंपियन स्पिनर, दूसरे स्पिनर हम ट्राई नहीं करते, हमने भट्टी को रखे रहे, लेकिन हमने काशिफ को खिलाया नहीं। यासिर को हम मौका देते रहे कि इसने फास्टेस्ट 200 की हुई है, लेकिन यासिर कहीं ना कहीं कुछ बैकफुट पर है। मुझे ऐसा लगता है कि यासिर का इशू थोड़ा फिटनेस का लग रहा है। लंबे लंबे ओवर तो कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉल में वो काट नजर नहीं आ रही है। आप क्या कहते हैं, कमर नहीं लग रही? शायद अफरीदी की कमर नहीं लग रही। कमर भी थोड़ी बड़ी हो गई ना यासिर की। तो आप देखें एक ऐसा बॉलर जो आपके लिए इतना रेगुलर मैच विनर रहा हो, इम्पैक्ट रहा हो उसका टीम में, अब वो बिल्कुल से मतलब ऐसा हो गया जैसे कोई नया यंग बॉलर, इनएक्सपीरियंस बॉलर है जिसको पता ही नहीं बॉल कैसे करनी है। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि कहीं ना कहीं उसकी फिटनेस इश्यूज है। इसके नहीं बल्कि बहुत सारे प्लेयरों के जो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। अब्बास का भी प्रॉब्लम लग रहा था कि वो बजाय तो आपको गेंद करता नजर आ रहा था लेकिन उसकी गेंद ही नहीं पहुंच रही थी ऑस्ट्रेलिया में। तो जब मैंने इसकी छानबीन में लगा तो मुझे पता ये चला बड़े करीबी जराए से लोगों के कि जो ये कैंप लगा था ना बिफोर ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, उसमें स्किल्स पे काम तो नहीं हुआ। उन्होंने भगा के काजम ट्रॉफी से पहले सबका जूस निकाल लिया उन्होंने। सरफराज को मैंने एक दफा देखा, मैं पहचाना नहीं था, मैं कहा ये वही सरफराज है। यानी कि आप स्किल से ज्यादा जो है वो फिटनेस पे काम कर रहे हैं। ये भी एक अजीब सी सूरत हाल दिखाई देती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम फिटनेस लेवल को आखिर किस जगह पे जज करना चाहते हैं। देखिए फिटनेस मेरी अपनी चीज़ है कि मुझे भी उसको इम्प्रूव करना है। मैंने क्रिकेट खेलनी है, मेरा भी ये ख्वाब है भाई, मैं जो है वो टीम का हिस्सा हूँ। तो मैं अपनी, विराट कोहली को कोई कहता होगा तुम अपनी फिटनेस को बेहतर करो? नहीं। अब कहने का मकसद है वो खुद भी कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जैसे तनवीर से मैंने सुना कि मैच शुरू होने से पहले वकार यूनुस कहते थे कि 100 शटल लगाओ। मकसद है आप सारा टाइम जो उसने पूरे दिन में देने हैं वो तो वही लगा दिया। तो उनकी कोई खास मोहब्बत सिखा होगा। हाँ, लेकिन कहने का मकसद है जो पसंद नहीं होता उसके साथ ये होता है। लेकिन अब तो आमतौर पे ऐसा हो रहा है और जिसको लेना होता है ना वो बगैर फिटनेस के भी ले आते हैं, आपको पता है। हाँ, अब सिंपल सी बात है, जैसे गुल्लू भाई ने बताया कि उसकी फिटनेस का, अपना यासिर शाह की फिटनेस का थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो ये रूल तो उन पे भी अप्लाई हो सकता है लेकिन उन पे अप्लाई नहीं होता। नंबर 2, वो आपने एक लफ्ज कहा था, मेरे को तो लग रहा है कि हमारी स्पिन बॉलिंग जो है ना वो घुटनों के बल आ गई है। हमारा हाल ये हो गया है कि हमारा स्पिनर 200 रन दे के 5 आउट कर रहा है और उसके बाद वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे 65 रन दे के उसने 8 आउट किए हैं और हम उसको बैक कर रहे हैं।
इस वक्त हर आदमी कह रहा है कि नहीं, उसने देखें उसने 200 विकेटें ली। कंडीशन क्या थी? मैं कहता हूं प्रेज किया हमने उसको। अब वो पिछले 5, 10, 15 टेस्ट मैचों से आपके लिए टोटल 20 विकेटें नहीं ले पा रहा। 4 टेस्ट मैचों में उसकी 4 विकेटें 131 की औसत से। अगर मैं 4 टेस्ट मैच पिछले देख लूं, तो ये शो करता है कि या तो वो हो गए रिलैक्स। उन्होंने कहा 2 टेस्ट के बाद आई डन वट एवर आई कुड डू इट, जो उन्होंने जो कर दिया उन्होंने कर दिया है। अब ये टाइम है रिप्लेसमेंट का, ये टाइम है उस पर प्रेशर बिल्ड करने का। अगर आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं तो उस पर प्रेशर बिल्ड करें, उसके पैरेलल किसी को लेके आए। आप सिर्फ यही बात किए जा रहे हैं कि वो कम बैक कर लेगा। भाई कम बैक कितनी चांस दोगे? पीछे प्रेशर लाओ। कुछ सिस्टम में जाहिद दिखाई दे रहे हैं। जाहिद महमूद गुड स्पिनर क्यों नहीं है? तो दादू का है तो उसको शिफ्ट करा दें। कहीं से दादू से करीब ही है, थोड़ा आगे भिजवा मुझे बताएं, मैं आपको लाहौर में कहीं सेटलमेंट करा देता हूं उसको। क्रिकेट खेलनी है। बासित अली भी चले गए इसीलिए। बासित भाई दोबारा तो नहीं खेल रहे। मैं बड़ी माजरत चाहता हूं इस बात। अच्छा, नो कमेंट। आपको कहेंगे, मुझे नहीं कहेंगे वो। अब अगर मैं बाबर आजम हमारा की बैट्समैन है इस वक्त, अगर सच्चाई से देखें तो इस वक्त मैं एक स्टार्ट्स देख के बड़ी खुशी हुई कि 2018-19 में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि यही बाबर थे। 2017 तक उनकी औसत 23 की थी और सब बात करते थे कि ये T20 के ही प्लेयर हैं या ODI के प्लेयर हैं, लेकिन उनकी जो रैपिडली इंप्रूवमेंट है उसमें बाबर ने जो 11 टेस्ट मैच खेले 2018-19 में 1098 रन स्कोर किए, 61 की एवरेज से उसने रन बनाए और उसमें 4 सेंचुरी हैं। जबकि केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर पर है, 11 मैच उन्होंने खेले। बाबर के 14 टेस्ट थे, 1232 रन थे, 61.60 एवरेज थी उनकी, 4 सेंचुरियां। स्टीव स्मिथ के 11 मैच 1098 रन, 61 की औसत है उनकी, 3 सेंचुरी हैं। केन विलियमसन 14 मैच 1156 रन, 60.84 औसत, 4 सेंचुरियां। विराट कोहली 21 मैच 1934 रन, 58.60, 7 सेंचुरियां। लेकिन अगर एवरेज देखें तमाम बैट्समैनों में तो बाबर आजम ने सबको आगे, सबसे आगे निकले। अच्छा साइन कि टेस्ट क्रिकेट में भी अब उन्होंने अपनी इफादियत साबित की। मैं तो कहूँगा हैरान कर दिया इस बच्चे ने। हैरानी होती है मुझे कि इस कल्चर में जहाँ पे टांगे खींची जा रही हैं एक दूसरे की, आपस में मैच पड़ा हुआ है प्लेयरों का, वो इन सब चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। तो वो प्लेयर होते हैं नसीम जो अपना टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट को प्लान करते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। जब ये सलाहियतें आपकी सोच इस तरफ डेवलप हो जाती है कि आपने टारगेट किया, टारगेट के बाद आपने प्लान किया कि वहां तक जाना कैसे है और स्टेप 1 पे क्या करना है, स्टेप 2 पे क्या करना है, 3 पे क्या करना है, और फिर आप अपना कोई गाइडलाइन बनाते हैं या आप किसी से गाइड लेते हैं आप। उसके बाद जो आपने काम करना होता है, उस काम को करने के लिए आपको बंदे रिक्वायर्ड होते हैं जो आपको फीड करें वो चीजें। ठीक है। तो मैंने जो देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ या जो मैं उसको विजुलाइज कर रहा हूँ या उसके बारे में मालूमात ले रहा हूँ, मैं एक मेरी आदत है कि किसी भी कामयाब या नाकाम शख्स के ऊपर मैं काम कर रहा होता है ना, तो उसके जरूर उसके बारे में मालूमात करना शुरू करता हूँ कि ये क्या कर क्या रहा है, ये अच्छा था तो खराब क्यों हुआ, खराब है तो अच्छा क्यों हो गया। तो बाबर आजम के बारे में चला बड़ी क्वालिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, मेहनत से, बहुत क्वालिटी प्रैक्टिस। उनको जो फीड करने वाले, प्रैक्टिस कराने वाले जो लोग हैं वो बड़े एक्यूरेट हैं। तो सब जो उन्हीं के पास भेजो फिर। नहीं, ये तो अपनी लगन पे होता है ना, अपनी सोच पे होता है। क्योंकि जावेद मियादाद की अगर हम हमेशा मिसाल देते हैं कि वो बंदा जिस तरह प्रैक्टिस क्रिएट करता था, एनवायरनमेंट बनाता था, कंडीशन बनाता था, फिर उसके बाद लड़कों को चूज करता था कि मुझे फीड कौन करेगा। तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर सलाहियतें आ गई हैं, बॉलिंग मशीन आपके पास इस दौर में, तो आप बॉलिंग मशीन में बहुत काम कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए जो लड़के दरकार हैं, आपको फाइंड करना पड़ता है कि मुझे इतनी देर तक कौन इतनी स्ट्रेंथ के साथ, जान के साथ मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट वहाँ प्रैक्टिस करा सकता है। तो जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो क्रिकेट ऐसा खेल है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, क्वालिटी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं, सक्सेस आती जाएगी, और अपने दिल से फेयर निकालेंगे, खौफ निकालेंगे, तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। जफर साहब, वक्त बदलता रहता है, खिलाड़ी बदलते रहते हैं। हम आज भी बैठ के बातें कर रहे होते हैं, आमिर ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, बड़ा गलत किया, वहाब रियाज ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, बड़ा गलत किया। लेकिन
अब जो टाइम गुजर गया उसके बजाय हम आगे की जानिब क्यों नहीं देखते? हम ये नहीं कह रहे होते कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जो है ये वो जगह ले सकते हैं या उनसे भी बेहतर हो सकते हैं, बजाय इसके कि हम अक्सर हम सुन रहे होते हैं, मिसबा से भी सवाल होता है तो वो भी बात कर रहे होते हैं, नहीं उन दोनों ने ऐसे टाइम पे छोड़ दी, एकदम से प्रॉब्लम आ गई। अगर यही कहा जाए, साथ में उनको एतमाद दिया जाए कि नहीं अब जो मेरे पास है ना वो उनसे बहुत आगे जाएंगे, तो ये कितना फ़र्क डालेगा? इसका रीज़न क्या है नसीम? दुनिया की क्रिकेट में और हमारी क्रिकेट में क्या फ़र्क है? दुनिया में वो क्या करते हैं कि पैरेलल बेंच स्ट्रेंथ को लेके चलते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ना तो वो प्लेयर जो उस वक्त डोमिनेट कर रहे होते हैं वो ऐसी बेंच स्ट्रेंथ को डेवलप होने देते हैं, और ना ही कोचेस उनकी विल के अगेंस्ट जाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो अपने बेहतरीन लोगों को बेहतरीन जगह पे रखते हैं, लेकिन उनको पता है कि कल ड्यू टू द इंजरी और पर्सनल रीजंस और बहुत सारी दूसरे रीजंस की वजह से ये क्रिकेटर जा सकता है, तो उसकी जगह हमने किसको लेके आना है। उनकी प्रिपरेशन साथ साथ चलती है, और यही क्रिकेट की बेसिक्स हैं। जो गुलाम भाई ने बात की, बात बहुत सिंपल है भाई। बाबर आजम जिस तरह प्रैक्टिस कर रहा है उस प्रैक्टिस को एडॉप्ट कर लो, बहुत आसान है। उसके माइंडसेट पे चलो, और अगर 100% उसकी तरह नहीं होगे तो 70% 60% परफॉर्म करना शुरू कर दोगे, और हल्के हल्के आप में रिदम आ जाएगा। और ये तमाम काम होते हैं कोचिस के। कोचिस अंडरस्टैंड करते हैं इन तमाम चीजों को कि किन कंडीशन में जाके किस किस्म की पिच पे किस किस्म की बॉलिंग आएगी। अब केक काटेंगे, सेलिब्रेशन एक परफॉर्मेंस पे करेंगे, तो माजरत के साथ ऐसा ही होगा। हाँ, वाकई में 50 रन पे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जैसे 300 रन स्कोर कर दिए, तो इस चीज़ को भी, इस कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब एंड थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल साहब, आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक चीज़ मुझे छोटी सी बता जाएं, आप हाँ या ना में, आप ये मैच जीतने के बाद इंशाल्लाह हम कल जीतेंगे और बड़ी ज़बरदस्त फतह है, लेकिन किसी खुशफहमी का शिकार हुए या नहीं? खुशफहमी नहीं, किसी कोई आसमान पे उड़ना चाहिए या नहीं इस जीत के बाद कि बहुत फतह हो गई? मैंने नहीं ख्याल की कभी हमने माजी, ज्यादा पीछे की बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह हमने क्रिकेट खेली है जी, आंखें बंद करें और अगली सीरीज के बारे में प्रिपरेशन स्टार्ट करें। भूल जाएंगे क्या किया। बिल्कुल ठीक है, मैं भी भूल गया, क्योंकि थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब एंड जफर इकबाल चौधरी साहब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये टेस्ट मैच अच्छा खेली, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कम बैक किया, लेकिन जितनी मैंने खुशियां मनाते हुए देखा, ड्रेसिंग रूम में खड़े हुए थे मिसबाह-उल हक, वकार यूनुस, और जो सेलिब्रेट वो करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपकी जिम्मेदारियां अभी बहुत ज़्यादा हैं, आपने इस टीम को बहुत आगे लेकर जाना है। आपने सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कराची टेस्ट मैच जीत लिया, आगे बहुत क्रिकेट बाकी है, और हम उम्मीद करते हैं कि टीम इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तान का नाम हर जगह पे सरबुलंद होता रहे। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ जाएगा। इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।